चलो मैं शुरू करते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमारा आज का लेसन स्टार्ट होता है मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इट्स मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज इसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि मैग्नेट्स होते क्या हैं और इनका जो बैकग्राउंड साइंस है वो क्या चीज है। अगर आप जनरली मैग्नेट्स को समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट डिस्कवरी जो इस चीजों की यानी इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो हुई थी वो एक बाय नेचर जमीन से निकलने वाले कुछ पर्टिकुलर रॉक्स कह लो उनके उसमें हुई थी जो मेटल से अट्रैक्ट हुआ करते थे, कुछ पर्टिकुलर मेटल से। तो उन लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि हाँ मतलब ये कुछ नई प्रॉपर्टी है, कुछ नया किस्म का मटेरियल है, ठीक है, जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल्स पर अट्रैक्ट होने का काम कर रहा हो। लेकिन विद टाइम जब लाजिम बातें डिटेल्ड स्टडीज होना शुरू हुई तो टर्न आउट हमें पता चला मैग्नेट्स का जो बैकग्राउंड है वो है क्या, मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होती है। अच्छा, मैग्नेटिज्म के क्रिएशन के जो असल एसेंस जाता है ना वो इस बात पे चाहता है कि मैग्नेटिज्म पता है चार्जेस की वजह से होती है। मैग्नेटिज्म इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अ चार्ज। क्योंकि एटम के अंदर अगर झांक के देखा जाए ना तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ नहीं मिलता। न्यूट्रॉन तो थोड़ा न्यूट्रल हो गया। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है। एक मिनट देना बेटा, आसान हो रही है जरा, आसान हो जाए फिर आगे समझा। तो मैग्नेटिज्म का जो एसेंस आया है पता चला कि भाई वो चार्जेस की वजह से है। क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा तो आपको कुछ नहीं मिलता। एटम्स में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म का जो रूट था, अगर मैं उसको यहाँ पे लिखूं कि मूविंग चार्जेस actually produce magnetic field around them. See, these moving charges actually produce a magnetic field around them. This is the basic cause of magnetism. ये जो फंडामेंटल रूट कॉज है ना कि कोई चीज मैग्नेट क्यों है, तो उसके बैकग्राउंड में आप ये देखते हैं कि भाई असल में उनके अंदर मूविंग चार्जेस एग्जिस्ट किया करते हैं, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। टेक्निकली ये पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फंडामेंटली electrons are responsible to produce magnetism. क्योंकि होता यह है कि when these electrons they like, अगर आपके पास मैं बना दूं एक इलेक्ट्रॉन ये, तो when these electrons start to spin, see when these electrons like when they start to spin around they produce a magnetic field around. See, they act as very tiny small magnets, छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। See, the spin of these electrons actually produce a magnetic field around them. And no matter where, like whichever way they spin, they produce magnetism around. See, spinning electrons, yes, spinning charges will have a magnetic field around. Big metal के अंदर there are many free mobile electrons available, and if all of them
a kind of like spinning in the same orientation. सही है? नहीं, इनकी स्पिन में साउंड थोड़ी प्रोड्यूस होगी बेटा. तो if all of these electrons are kind of like spinning in the same particular direction, बहुत सारे electrons अगर एक ही direction में spin करते हैं तो they turn out to be, the entire material turns out to be a magnet. तो अपने आप को एक मैग्नेट की तरह बिहेव करवा रहा था. तो हम ये कहते हैं कि भाई एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मतलब एक जो मैग्नेट होता है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे मैं ऐसी एक मेटल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ डोमेन्स स्पेसिफाई कर दिए. तो जब ये तमाम मैग्नेटिक डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हुए होते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमारे पास ये जो मेटल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. See, when all tiny domains align in one direction, metal acts as a magnet. लेकिन अगर इसी तरीके से आपके पास ये हो जाए कि दे आर नॉट अलाइंड, थोड़े थोड़े मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में है, कुछ दूसरे डायरेक्शन के अंदर हैं, अगर ये वाला मामला होता है तो उस सिनेरियो में हम कहते हैं कि हाँ भाई दिस मेटल बार इज नॉट गोना वर्क एज अ मैग्नेट. तो यहां किसी एक पर्टिकुलर के अंदर आपके पास अलाइनमेंट हुई है, और कुछ में नहीं हुई भी. सही, अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अलाइन हुए होते हैं. तो इसमें हम क्या कहेंगे भाई misaligned magnetic domains है, hence it's not a magnet. We have misaligned magnetic domains, so not a magnet. ठीक है. अब कुछ मेटल्स के अंदर हमारे पास ये मामला होता है कि ये डोमेन्स बाय नेचर मैग्नेटाइज यानी अलाइन हुए मिलते हैं. तो वो मेटल्स जमीन से ही नेचुरली मैग्नेट बन के निकल के सामने आते हैं. लेकिन कुछ मेटल्स में ये खासियत होती है कि उनके डोमेन्स को अलाइन करना हमारे लिए मुमकिन होता है कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू, मतलब उनको किसी दूसरे मैग्नेट के करीब रख देने से उस मेटल के मैग्नेटिक डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल मैग्नेट बन जाता है, जैसे कि आयरन के साथ होता है अक्सर. सही, या निकल या कोबाल्ट इस तरह की मेटल के साथ होता है. तो उनके जो डोमेन्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन को एडजस्ट करना आसान होता है. तो जैसे ही आप एक मैग्नेट को उठा के किसी नॉर्मल मेटल यानी आयरन के या निकल या कोबाल्ट इनके नजदीक लेकर आते हो तो उस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड उनके डोमेन्स को अलाइन कर देती है, जिससे वो मेटल जो अभी थोड़ी देर पहले तक मैग्नेट नहीं था मैग्नेट बन जाता है. लेकिन कुछ मेटल्स के मामलात ऐसे होते हैं कि उनके डोमेन्स बहुत रिजिड होते हैं, फर्म होते हैं, उनको अपने ओरिएंटेशन से हटाना और किसी और डायरेक्शन के अंदर सेट करना मुमकिन नहीं हो पा रहा.
उनकी स्पिन एडजस्ट नहीं हो सकती इतनी आसानी से, लिहाजा ऐसे मेटल्स को आप मैग्नेट नहीं बना पा रहे होते। मतलब जैसे कॉपर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को उसके करीब लेके भी आ जाओ तब भी कॉपर एज अ मेटल मैग्नेट नहीं प्रोड्यूस हो पाता, या एल्यूमिनियम एज अ मैग्नेट प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो कुछ में अलाइनमेंट करना आसान होता है, कुछ में अलाइनमेंट करना मुश्किल होता है। कुछ में बाय नेचुरली आपको अलाइंड हुए हुए जैसे आपको मिलते हैं, तो आपके पास कुछ और होते हैं मैग्नेटाइट, जैसे आपके पास एक आयरन का ओर है जो जमीन से आपको इस तरह से मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ चीजें हैं। तो अगर हम कैटेगराइज करने की कोशिश करें कि यार ये मतलब कौन सी चीज क्या है कैसी है, तो हम उसको दो में से कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं, इतना तो खैर हम में से हर बच्चे बच्चे को पता होता है कि भाई दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ बस, खैर उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पे आएंगे जो कि हमारे थोड़ा काम की चीज है। So we have like two poles of a magnet. We have a north pole and we have a south pole. ठीक है। और ये बात भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाई लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ठीक है। और ये हम लिख देते हैं कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान में, वो दोनों मैग्नेट्स की मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, एक के ऊपर डिपेंड करती है। द फोर्स बिटवीन देम डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मैग्नेट्स कंबाइंड। तो इस तरह का मामला होता है। अच्छा, हाँ, it's a normal bar magnet. So what if we produce a charge by rubbing an object on that metal, like we studied in static electricity? If you produce a charge, मेरे बच्चे, चार्ज का तो मामला इस बात से होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो आपने डिफर करवा दी ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी में इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ। चार्ज तो वैसे आता है, जहां आप अगर आप मैग्नेटिज्म का पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं तो उसमें तो उस चार्ज की स्पिनिंग इन्वॉल्व है, उनकी मूवमेंट इन्वॉल्व है। रुका हुआ चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। मूविंग चार्ज भले वो स्पिन कर रहा हो या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता हुआ जा रहा हो, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन के ऊपर ना, तो हमारे पास क्लासिफिकेशन में मेरे बच्चे एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो एक तरफ हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और एक तरफ हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है और उसको किस तरह से देखा जाता है, ये मैं आपको जरा समझा दूं। पूरा ही चलता है अमूमन। असल में ये जो हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी चीज को, किसी मेटल को मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो आपके पास मतलब आसानी कितनी है उस चीज को मैग्नेट बनाने में, या वो कितना मुश्किल है मैग्नेट बनाना, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं एक एक कैटेगराइजेशन तो मैं पहले वो कर दूं, उसके बाद फिर मैं हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक पे जाऊंगा। पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से।
मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर नॉन मेटल्स तो बिल्कुल नहीं आते, ठीक है, वो तो आप हटा दें उसमें। लेकिन जो जनरली हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास इसमें एक मिसाल है, आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, सही है। हमारे पास मूव मेटल है। मूव मेटल एक अलॉय है। मूव मेटल के बारे में मैं लिख देता हूँ कि इट्स एक्चुअली एन अलॉय ऑफ आयरन एंड निकल। ये एक अलॉय होता है आयरन और निकल, मूव मेटल। अलॉय क्या होता है? केमिस्ट्री में आप लोगों ने बात पढ़ी होगी। अच्छा, यू डोंट हैव केमिस्ट्री। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अलॉय बोलते हैं जैसे दो मेटल्स के मिक्सचर को, कि उसको मिला के आप बनाते हैं उसको एज एन अलॉय। जैसे दो लिक्विड्स को मिक्स करते हो तो एक नया लिक्विड प्रोड्यूस कर पाते हो। इसी तरह से अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। जैसे आपके पास स्टील जो है, स्टील इज नॉट अ नेचुरली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट। स्टील जमीन से ऐसे नहीं निकलता। स्टील एक मिक्सचर है, मुख्तलिफ मेटल्स का मिक्सचर है। उसमें मेजरली आयरन कंटेंट होता है, लेकिन आयरन के अलावा उसमें थोड़ा कार्बन कंटेंट होता है, उसमें क्रोमियम डाला जाता है स्टेनलेस वगैरह उसके के लिए, और बहुत सारे मिला के बनाते हैं। बिल्कुल स्टील इज एन अलॉय। इसी तरह ब्रॉन्ज एक मेटल है, ब्रास एक मेटल है, ये सब अलॉयज हैं। आयरन, जिंक, आयरन और अपना निकल वगैरह, इन सब चीजों के मिल मिला के आपके पास ये अलॉयज बनाए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आप अपने मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज को ऑगमेंट कर सकते हैं। नहीं, गोल्ड इज अ नेचुरली एलिमेंट। गोल्ड नेचुरल एलिमेंट है, गोल्ड अलॉय नहीं। हाँ, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसके अंदर कुछ एडिशन वगैरह की जाती है, लेकिन गोल्ड इटसेल्फ इज इट्स अ प्योर मेटल। इट्स अ प्योर मेटल। अब अगर हम बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ठीक है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके पास पहले बात तो नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नॉन मेटल्स में आप कार्बन वगैरह या ऑक्सीजन इस तरह की चीजें ले लेते हो, लेकिन कुछ मेटल्स भी ऐसे हैं जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मतलब जिनके डोमेन्स को अलाइन करना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। उनके डोमेन्स एक तरह से बहुत रिजिड होते हैं और वो अपने आप को रीओरिएंट नहीं कर पाते। तो उस चीज के ऊपर अगर हम बात करें तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर तुम्हारे पास मेरे बच्चों एक ब्रास आता है, आपके पास यहाँ पे गोल्ड आ जाता है, ठीक है, आपके पास कॉपर आता है, आपके पास एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो जनरली आपके पास नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मतलब यू कैन नॉट टर्न देम इनटू अ मैग्नेट। अच्छा भाई, अब हम कैटेगराइज करना शुरू करते हैं इनको इन टर्म्स ऑफ, कह लो कि हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स।
हार्ड मैग्नेटिक और सॉफ्ट मैग्नेटिक का जो मामला होता है, ये असल में मेटल के मैग्नेट बनने के नेचर पर डिपेंड करता है कि किसी मेटल को मैग्नेट बनाना या उसकी मैग्नेटिज्म को खत्म करना कितना आसान या कितना मुश्किल का, ये वो चीजें डिसाइड करती है कि ये हार्ड मैग्नेटिक है या सॉफ्ट मैग्नेटिक। अब हम इसकी मिसाल देते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बात करना शुरू करें, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर बेसिकली डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज। मतलब उनको मैग्नेट बनाना भी मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट बन जाते हैं तो उनकी मैग्नेटिज्म को खत्म करना भी मुश्किल, यानी वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म रिटेन करते, होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर मैग्नेटिज्म। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, ठीक है। और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में ये है कि दे आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में यह है कि वो अपनी मैग्नेटिज्म रिटेन करते हैं, they retain their magnetism। जबकि सॉफ्ट के बारे में होता है कि भाई they lose their magnetism very quickly। इसीलिए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल, they are used to make permanent magnets। परमानेंट मैग्नेट्स जैसे आपको अक्सर मार्केट में वो रेड एंड ब्लू कलर के जो मैग्नेट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। कोई अपना बार मैग्नेट मतलब बार की शेप में होता है, कोई इस तरह से यू शेप में होता है, सही है। तो इस तरह के जो आपके पास मैग्नेट्स होते हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। ये 2-3 मिनट के अंदर अपनी मैग्नेटिज्म खत्म नहीं कर देते, ये अपने अंदर मैग्नेटिज्म होल्ड करके रखे। लेकिन जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब हम अपनी मर्जी से उसको जब चाहे मेटल को मैग्नेट बना सकते हैं और जब चाहे उसके अंदर से मैग्नेटिज्म को खत्म भी कर सकते हैं। तो जैसे और इसकी एक कॉमन मिसाल मैं आपको देखो, हमारे घरों में लगी हुई जो इलेक्ट्रिक बेल्स है, मैं उन बेल्स की बात नहीं कर रहा जिनमें से कोई ट्यून बजती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, सही। आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट दोज इलेक्ट्रिक बेल्स जो कि आप जब प्रेस करते हैं तो एक छोटी सी प्लेट होती है, उस पर आके एक रॉड आके हिट करती है, सही। तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कह लो के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने जंक यार्ड्स में हो सकता है, रियलिटी में ना सही, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बड़ी सी क्रेन होती है ना, तो वो उसके नीचे एक बड़ा इतना बड़ा सा कोई सिलेंडर टाइप का लगा हुआ होता है और वो जैसे किसी गाड़ी के ऊपर लेकर आते हैं वो गाड़ी उससे अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। या आपकी मर्जी में मैग्नेट बन रहा है ना, जब आप चाह रहे हैं मैग्नेट बन रहा है। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर कुछ मैग्नेटिक मेटल्स को फिल्टर करने के लिए आपके पास कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं ऐसी जो कि मैग्नेटिक होती है और ये उल्टी आ रही होती है, यूं चल रही होती है, आपके पास पूरी कन्वेयर बेल्ट उसमें से घूम के जा रही होती है, उसके ऊपर सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जो कचरा होता है वो गिरता रहता है आपके पास और बाकी जो होता है वो स्टिक हो जाता है उसके अंदर। तो कन्वेयर बेल्ट्स के ऊपर भी आप अक्सर इस तरह से कह लो कि अपना मैग्नेटिक कन्वेयर बेल्ट्स बनाते हैं कि उस पे मैग्नेटिक मेटल्स जो है वो चिपके रह जाते हैं। जब वो अपसाइड डाउन होता है और जो आपका नॉन मैग्नेटिक स्टफ होता है वो फिल्टर हो जाता है। तो वो
ट्रैश फिल्टर करने के लिए भी आप कह लो कि अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते, या आयरन फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते। हाँ, मिस्टर बीन में देखा होगा आपने। तो मिस्टर बीन ने बहुत सारी चीजें सिखा दी हमको। तो यहाँ पे दे आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सही, क्योंकि वो टेम्पररी मैग्नेट्स। अच्छा, अब अगर आप इनकी एग्जांपल्स के तौर पे देखो तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके पास जो एग्जांपल जो आपके सिलेबस के लिहाज से वो स्टील। पेपर में आपसे कभी हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल पूछा जाए तो आप स्टील का नाम लिखेंगे, स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, कि भाई इट stays as a magnet, it doesn't lose its magnetism. और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर आप बात करें तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में आपके पास दो आपके सिलेबस में आते हैं, एक आपके पास आपका आयरन आता है और एक आपके पास म्यू मेटल। ये दो हैं जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें आई डोंट नो आप में से किसी ने कभी नाम सुना हो या ना सुना हो, एक एक मेटल है न्यूडेमियम का, जिससे मेरे ख्याल से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाया गया। एलिमेंट है न्यूडेमियम, उससे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाया गया, वो भी एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो होते तो खैर बहुत है, जैसे निकल वगैरह के अंदर ही वाली प्रॉपर्टी होती है कि वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, वरना कॉमनली स्टील वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लोडस्टोन जमीन से निकलने वाला नेचुरली मैग्नेटिक मटेरियल था ना। लोडस्टोन जो है वो अर्थ में से निकला था आपके पास, इसको हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। ये मेरा ख्याल से आयरन का वो है, कोई आयरन ओर है कोई पर्टिकुलर टाइप का। मैग्नेटाइट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है अपनी पुरानी केमिस्ट्री में वो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, और एक और होता था हेमाटाइट मैग्नेटाइट, आयरन पायरेट्स होते थे, और एक और होता था, तीन चार थे जो हमने याद किए थे अपनी केमिस्ट्री। रट्टा मारा था मैंने, सीधी बात है, इनके नामों का, हेमाटाइट मैग्नेटाइट, एक बीच वाला थर्ड वाला मैं भूल रहा हूँ, और एक आयरन पायरेट्स थे। आयरन पायरेट्स में मेरा खास से सल्फर वगैरह जुड़ा हुआ होता था शायद आयरन के साथ। तो बाकी वो Fe2O3 और Fe3O4 इस तरह के कुछ हुआ करते थे, ये केमिकल फॉर्मूले होते थे। हारे सी केमिस्ट्री है थोड़ी सी। ये तुम्हारे फिजिक्स के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, इट इज जस्ट अ जनरल डिस्कशन चाहिए ऑन द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे दो बातें हो रही है, साथ शेरीन वगैरह जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि अब थोड़ी मैं अपनी थोड़ी केमिस्ट्री रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू बी रियली गुड इन केमिस्ट्री बैक इन माय ओ लेवल्स। I was a good student of chemistry. और मेरी केमिस्ट्री में और जिंदगी में मतलब जो फेल हुआ था ना, फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम अगर मैं फेल हुआ था तो आई फेल्ड इन केमिस्ट्री। ओ लेवल्स मैं, क्योंकि आई वाज फ्रॉम मैट्रिक बैकग्राउंड, तो आई शिफ्टेड फ्रॉम मैट्रिक टू लाइक अपना ओ लेवल्स ना। तो क्लास 8 तक आई वाज ऑन द मैट्रिक सिस्टम, क्लास 9th के अंदर आके आई हैड टू शिफ्ट टू ओ लेवल्स। फादर वांटेड कि तुम ओ लेवल्स करो, ठीक है कर लेते हैं।
ये तो हमें पता ही नहीं, हम मैट्रिक के हिसाब से पढ़ने वाले बच्चे, तो हम अपने स्कूल में चीजें याद करके जाते थे। अब हमने ओ लेवल्स में जब 2-3 महीने गुजारे, फर्स्ट मंथली आने थे उसके बाद, तो जो पढ़ाया हम याद करके चले गए। अब पेपर में मुझसे कुछ आया ही नहीं। तो हमने बोला यार ये तो बहुत थोड़ा सा दिया सर ने, ये तो अपने हिसाब से सवाल वगैरह डिफाइन करके दे दिए उन्होंने। तो मैं देख रहा, हम क्लास टेस्ट पेपर टेस्ट देने के बाद मैं दोस्तों से लड़ पड़ा। मैंने कहा यार कैसे टीचर है यार ये लोग, पेपर कॉपी में तो सर ने ऐसा कुछ लिखवाया नहीं था, ये इन्होंने किस तरह के सवाल दे दिए, ऐसे तो कोई भी सवाल कॉपी में नहीं करवाया था। मेरा दोस्त मुझे बोलता है, कहता है तो कॉपी कहा था कब है, पहले तो तुम लोग पेपर कैसे देते हो, कहता हम समझ के आते हैं, बुक पढ़ के आते हैं, और उससे फिर आके हम अपना पेपर दे देते हैं। पहले ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है। पहले लो भाई हम 25, मुझे याद है 50 में से 25 मार्क्स आए थे मेरे, कुछ ना कुछ करा के 25 या 24 मार्क्स आए थे, और 30 मार्क्स पासिंग थे। अरे लो भाई कैसे था तुम फेल हो गए। जिंदगी में पहली बार वो लेवल्स में आया और तुम केमिस्ट्री में फेल हो गए। अच्छा केमिस्ट्री का पेपर भी पहला ही पेपर था मेरा ख्याल से, तो मुझे कुछ भी नहीं अंदाजा था। और आप जब नए नए किसी क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आपके इतने दोस्त वोस्त भी नहीं बनते। तो किसी तो सलाम दुआ हो गया कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे से, तो उसने मुझे बताया भाई ऐसे नहीं पढ़ते। It took me around 1.5 year to realize how to actually go about in O levels. O levels में पढ़ते कैसे, बुक से कैसे रीड किया जाता है, नोट्स कैसे बनते हैं, पास्ट पेपर किसे कहते हैं, सही पेपर जमा करना मैंने शुरू किए, ये ला वो ला, मैंने बोला यार करो भाई, ये इस तरह से नहीं चलेगा। मैट्रिक तक आया वॉज अ पोजीशन होल्डर, और यहाँ पे आते ही काश साहब फेल हो। These things happen. I taught metric students even after doing my O levels. It's not difficult to teach them, honestly. सही, आप ओ लेवल्स पढ़ने के बाद ना आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाते हैं। आई हैव टॉट 9th स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट मैट्रिक स्टूडेंट्स वंस व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स। ए लेवल्स, ये अब मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर तो मैं पढ़ा रहा था, उर्दू में फेल हुए थे फार। यार उर्दू में कौन फेल होता है यार, ऐसा थोड़ी करते हैं, बुरी बात है। भारी सब्जेक्ट में फेल हो ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, एडवांस। ए लेवल्स कहाँ से किया था मैंने ए लेवल्स अपने यहाँ पे आयशा मंजिल पे कॉलेज है, हैप्पी पैलेस, वहां से किया था। मेरे ओ लेवल्स भी वहीं से ही है। और जिस साल उन्होंने अपने ए लेवल्स लॉन्च किया था, हमारा सेकंड बैच था, दे हैड अस्टाउंडिंग फैकल्टी एट दैट टाइम, आई जॉइंड ओवर देयर। अच्छा 0 मार्क्स आए थे, हाँ फिर तो बहुत अच्छा काम किया तुमने बेटा, 0 मार्क के बाद ड्रॉप कर। हाँ ये तला, ये खतरनाक सब्जेक्ट है भाई, सही फेल हो। तो मतलब हर कोई कभी ना कभी जिंदगी में, अच्छी बात है ना फेल हुआ, ये फेल वाला एक्सपीरियंस जो है ना, ये इंसान को होना चाहिए। फिर एक वक्त आया था कि हमारे लिए हम डीड हो गए थे, एडमेस के अंदर हम जानबूझ के फेल होते थे, नहीं पढ़नी एडमेस। मुझे याद है 75 में से या पता नहीं 70 में से मेरे 12 नंबर आए थे एडमेस के। और ये मैं बता रहा हूँ आपको ग्रेड 11th की बात बता रहा हूँ। ग्रेड 11th की मिड टर्म्स थे ये, और ऐसे फेल हुए थे, मतलब फुल ना प्लान करके गए थे हम 3-4 दोस्त, फेल होना है उस्ताद। और भाई फेल होना है तो फेल होना है, वो हो गए फिर 2-3-4 दोस्त, हमने बोला भाई ये नहीं पढ़ा, हमें नहीं आता, हम फेल होंगे। फिर हमने मैडम को बोला मैडम हम पेपर नहीं दे सकते, हमें नहीं आती है चीज। कह रही नहीं पेपर तो तुम लोग दोगे, ठीक है पेपर दे देंगे। हम जाके हमने पेपर दिया, हम सब फेल हो गए, खुशी से फेल हुए। तो बाखा हो गया, अल्लाह का शुक्र है भाई, तभी पढ़ा रहे। चलो बहरहाल, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं जरा मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर ना। तो मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर अगर आप देखें तो हम कहते हैं भाई इट्स अ रीजन इन स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, region in space around a magnet where another magnet magnetic material or a current carrying conductor or a current carrying conductor experiences a magnetic force.
See, a region in a space around a magnet where another magnet, a magnetic material or a current carrying conductor experiences a magnetic field. अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी आगे जाके आपसे बात शुरू होगी कि करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ कैसे जाता है और उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने का क्या तो बनता है, वो हम वहां पे देखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल रीजन की तरह है तो लाज़मी बात है उसको शो करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। तो वो रास्ता मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बार मैग्नेट के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड हमें बनानी आनी चाहिए। दिस इज समथिंग वी नीड टू नो ऑफ। तो आई एम गोना ड्रॉ अ बार मैग्नेट ओवर हियर और उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। वी हैव वन पोल एज अ नॉर्थ, वी हैव वन पोल एज अ साउथ। एक साइड पे नॉर्थ पोल है, एक साइड पे साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्रॉ करने के लिए हम नॉर्थ में से फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए बनाते हैं और साउथ में एंटर होते हैं। फील्ड लाइंस आर शोन टू बी कमिंग आउट ऑफ नॉर्थ एंड गोइंग इनटू द साउथ। बाकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी आप जरा देखिए। मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो अपने ही अंदर क्लोज होती है। ये अच्छा नहीं था। मतलब मैग्नेट की फील्ड लाइंस एक तरफ से निकलेगी और दूसरी तरफ से उसमें एंटर हो रही है। आसान नहीं होता है। क्या भी ये स्नैप करेक्ट नहीं कर रहा ना, आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। ये आपके पास यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड सही कि फील्ड लाइन नॉर्थ से इमर्ज हो रही है और साउथ में एंटर। अच्छा, इसको बनाते हुए ना मैंने एक आध दो चीजें यहाँ पे की हैं जिसको एग्जामिनर देखता है ना। सबसे पहले चीज जैसे चार्जेस के अंदर थी ना बेटा, वो यहाँ पे भी है कि आपको गैप इंक्रीज करके दिखा सही। आप फील्ड लाइंस के दरमियान का गैप इंक्रीज कीजिए। ये इस बात को शो करने के लिए होता है कि जब आप चार्ज से दूर जा रहे होते हैं, ओ सॉरी, जब आप मैग्नेट से दूर जा रहे होते हैं तो आपका मैग्नेट वीक हो सही। तो इंक्रीज इन गैप टू शो decrease in field strength। सही कि आप गैप इंक्रीज करते हो ताकि फील्ड स्ट्रेंथ आप शो कर सको। बाकी जो चीजें हैं उसमें आप जिस चीज पे एग्जामिनर आपके पास फोकस करता है वो डायरेक्शन सही। फील्ड लाइंस emerge out of north and these field lines enter into the south। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करते हुए देखना। अब यहाँ पे एक रीजनिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। तो रीजनिंग ये है कि why do we show field lines coming out of north and entering into the south? Why this direction? Is there is a reason behind it? क्या कुछ जरूरी बात है कि वैसे ही बनाना है आपने यहाँ? ठीक है, देखो जैसे चार्जेस के अंदर बेटा आपने ये बात सीखी थी कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन असल में फोर्स की डायरेक्शन हुआ करती है। वो फोर्स होती थी एक पॉजिटिव चार्ज की। एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगा। बिल्कुल ऐसे ही जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनमें जो आपके इन एरोज की डायरेक्शन है ये भी फोर्स की डायरेक्शन होती है, लेकिन ये डायरेक्शन होती है एक, आप कह लो जी, एक नॉर्थ पोल के ऊपर।
जैसे वहां पे पॉजिटिव चार्ज को आपने अपना रेफरेंस माना हुआ था, वैसे यहाँ पे आपने एक नॉर्थ पोल को अपना रेफरेंस बनाया हुआ था। आप ये एरो जो बना रहे होते हो, ये आप शो करते हो कि भाई एक नॉर्थ पोल, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल इसके करीब ला के रख दिया जाए तो उसमें फोर्स कहाँ लगी। एंड लेट मी लाइक शो यू ओवर बाय ड्राइंग इट, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि मेरी बात का मतलब क्या है। तो लेट्स से कि आपके पास एक बार मैग्नेट था, we had a bar magnet over here with this north pole over here and there's a south pole, and I've drawn like tiny magnets over here, north pole south pole वाले। तो मैंने अगर इसको यहाँ पे रखा तो लाजिम बात है इस नॉर्थ पे लगने वाली जो फोर्स मैं आपको शो करूंगा वो यहाँ पे रिपल्सिव होगी, इस नॉर्थ को रिपेल किया जा रहा होगा आपके मैग्नेट के। इसी तरह से अगर यही मैग्नेट मैं इधर लाके रख देता तो इस नॉर्थ पोल को ये साउथ अट्रैक्ट कर रहा होता अपनी तरफ। तो इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगती, इस पे फोर्स अंदर की तरफ लगती। इस वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती हुई बनाई है और साउथ में एंटर होती हुई बनाई। और आप अभी किसी भी एंगल पे रखवा दो, मतलब आपके पास अगर एक मैग्नेट की मैं इस मिसाल दूं, यहाँ पे इसी मैग्नेट को मैं इधर बना दूं, ऐसे, या और इधर बना दूं, तो इस सिनेरियो के अंदर अगर आप इसको ड्रॉ करने का काम करते हो तो थिंग्स विल बी लाइक दिस, कि भाई लाजमी बात है फोर्स लग रही होगी तो बाहर की तरफ लगेगी फोर्स इस पर। और इसी तरह से भी आप शो कर सकते हो उस चीज को। एंड द सेम वे इट गोज ओवर। कि इसको ट्रैक कर रहा होगा तो आपके पास जो एरोज मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखो सारे साउथ की तरफ जा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपके एरो का, ये कॉन्सेप्ट असल में फोर्स का। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन tells the direction of force on a north। जिस चीज पे फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है वो चीज एक नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल वाज टेकन एज अ रेफरेंस फॉर अस। इसी तरह से देयर समथिंग कॉल्ड अ कंपास, प्लॉटिंग कंपास जैसे आप कहते हैं। इस प्लॉटिंग कंपास को भी यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने की। मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो आपके पास क्या होगी, हम प्लॉटिंग कंपास यूज करते हैं। तो इस प्लॉटिंग कंपास के अंदर मैं अगर इतना कह दूं कि जो इसकी नीडल होती है ना, नीडल इज अ परमानेंट मैग्नेट। Needle in a plotting compass is a permanent magnet. सही, जिसमें जो इसका हेड होता है ये एक नॉर्थ पोल होता है, इसका जो हेड है इट्स अ नॉर्थ पोल, और जो इसकी टेल होती है
that is a south pole. See, the head of the plotting compass is the north pole and the tail of the plotting compass is a south pole. और वो इस तरह से आपके पास यहाँ पे मैग्नेट का काम कर। तो जब आप एक प्लॉटिंग कंपास को किसी दूसरे मैग्नेट के पास रखते हो ना, ये तभी डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि इसमें फोर्स लगती है। ये नीडल खुद एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे फोर्स लगाती है तो वो इसकी नीडल को डिफ्लेक्ट करने का काम करती है। ये उसके बैकग्राउंड की जो रॉकेट साइंस है वो है। मैं इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर आपको फिर ये बात सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्लॉटिंग कंपास के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर सकते हो, या फिर जो पेपर में सवाल अक्सर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो खैर नहीं बना के देता, वो मैग्नेट वो प्लॉटिंग कंपास रख देता है, बोलता है मुझे बताओ इसका एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। तो आप वहां से भी इस बात को जज करना सीखोगे। तो आज का लेसन मेरे बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ अभी आपके पास, ताकि आप इसको जो भी कॉपी करना है उसे कॉपी डाउन। ठीक है भाई, ख्याल रखना आप लोग अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हासिम ने क्या सर 9th में लॉकडाउन था एंड 3 महीने के बाद